Hello guys, I am back with a new topic that is biosphere. बायोस्फीयर में एटमॉस्फेयर भी आता है, हाइड्रोस्फीयर भी आता है और लिथोस्फीयर भी आता है। बायोस्फीयर जो होता है वो नॉर्थ और साउथ पोल्स पर नहीं होता, माउंटेन्स पर नहीं होता और ओशंस में नहीं होता, क्योंकि सिंपल सी बात है वहाँ पर तो कंडीशंस ही नहीं है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अब जैसे फंगाई और बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं वो ग्रेट हाइट पर मिलते हैं बट वो एक्टिव नहीं होते। ठीक है, मतलब कि वो एग्जिस्ट करते हैं बट दे लिव अ डोर्मेंट लाइफ। तो आपको जो एनर्जी मिलती है बायोस्फीयर में वो कहाँ से मिलती है? वो सन से मिलती है, और उसके लिए जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको एयर से, वाटर से एंड सॉइल से मिलते हैं। वही सेम केमिकल्स बार बार रिसाइकल होते रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स पोलर रीजन्स में रहते हैं और कुछ जो हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं। अब इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है? इकोसिस्टम के तीन मेन फंक्शन हैं: एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब आता है एनर्जी फ्लो। एनर्जी एक बेसिक फोर्स है जो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एनर्जी का फ्लो होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, और ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। हम ट्रॉपिकल लेवल इंटरैक्शन को स्टडी करते हैं जो हमें बताता है कि एनर्जी का फ्लो किस तरह से होता है। आपको पता है कि हमेशा प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कंज्यूमर्स बहुत कम होते हैं, तो इससे एनर्जी जो होती है वो हमेशा कम होती रहती है और एक टाइम पर आकर एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा 4 या 5 ही टॉपिक लेवल होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फूड चेन। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं यार हम इन लोग इस चीज़ को। फूड चेन क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे के लिए खाना होता है। अब बहुत सारे टाइप्स की फूड चेन होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। इसमें जो फूड चेन है वो स्टार्ट होता है प्लांट से। सब लोग प्लांट्स को खाते हैं, सब लोग मीन्स हार्बीवोरस। फिर हार्बीवोरस को कार्निवोरस खाते हैं, फिर उनको डिकम्पोजर्स खाते हैं। और अगर हम बात करें डेट्रिटस फूड चेन की, तो इसमें फूड चेन स्टार्ट होती है डिकेइंग मटेरियल से, जिसपे कुछ ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं। ठीक है, और फीड करने के बाद वो उसको खाते हैं। जैसे लिटर है, उसमें अर्थवॉर्म रहता है, अर्थवॉर्म को चिकन खाता है, चिकन को हॉक खाती है। फूड वेब क्या होता है? बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे लोगों का खाना हो सकता है। लोगो मीन्स ऑर्गेनिजम्स, तो उसको फूड वेब बोलते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। यहाँ पर क्या होता है कि हम ट्रॉपिकल लेवल को स्टडी करने के लिए इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनाते हैं, चाहे वो नंबर्स का हो, बायोमास का हो या एनर्जी का हो। पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा अपराइट होता है, बट अगर हम बात करें मतलब अगर हम डेट्रिटस फूड चेन की बात करें तो वहाँ पर इन्वर्टेड भी हो सकता है। जो बायोमास है, बायोमास का मतलब क्या होता है कि कोई भी ट्रॉपिकल लेवल पर सारे ऑर्गेनिजम्स का मास, ड्राई वेट जो होता है उसको हम बायोमास बोलते हैं। ओके, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होती है वो हमेशा अपराइट होती है। मींस एनर्जी कभी भी कम नहीं होती, एनर्जी हमेशा मतलब एनर्जी हमेशा कभी बढ़ती नहीं है, एनर्जी हमेशा कम होती है। ठीक है, अब आता है पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रॉपिक लेवल। बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमारे इकोसिस्टम में हैं, और स्पेशली बहुत सारे ऐसे हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। ठीक है, तो वो हमारे एनवायरनमेंट में एंटर कर जाते हैं, हमारे एनवायरनमेंट से वो हमारी फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, अब वो बायो एक्यूमुलेट होकर एक ऑर्गेनिज्म से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर पास होते रहते हैं, तो इसी को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि मानो हमने कोई गलत फर्टिलाइज़र छिड़क दिया। ठीक है, तो प्लांट्स में कोई बीमारी हो गई। अब प्लांट्स में डीडीटी जो था वो मतलब इकट्ठा हो गया। अब डीडीटी जो होता है वो बहुत लॉन्ग लिव्ड होता है, मोबाइल होता है, सॉल्यूबल होता है, तो वो पास होगा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में, कंज्यूमर से डिकम्पोजर्स में, तो ये वो बीमारी फैलती रहती है। इसको बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब न्यू टॉपिक पर आते हैं। अब है बायोटिक इंटरैक्शन। जो भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर रहते हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, क्योंकि उनको सर्वाइव करना है इसलिए वो इंटरलिंक होते हैं। पहला हम पढ़ते हैं म्यूचुअलिज्म। इसमें दोनों स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है, जैसे फिग वेस्प एंड फंगस लीचन।
दूसरा है कॉमन्सलिज्म, एक को कुछ भी फ़ायदा या नुकसान नहीं हो रहा है और दूसरे को फूड या शेल्टर मिल रहा है, जैसे कैटल इग्रेट्स होते हैं जो काऊ पे रहते हैं, और सी एनिमोन्स होते हैं जो ऑक्टोपस वगैरह पे रहते हैं। फिर आता है कंपटीशन। कंपटीशन में सबको नुकसान ही होता है, इसमें एग्जांपल है एबिंगडन टोटोटाइज। फिर है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में दोनों, एक जो है उसको फ़ायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है, जैसे टिक रहती है हमारे बालों में, ठीक है। एमेंसिलिज्म मतलब कि एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दूसरे को नुकसान हो रहा है, एक लार्ज ट्री एक स्मॉल ट्री को शेड कर रहा है। और फिर है न्यूट्रलिज्म, ना कोई नेट बेनिफिट हो रहा ना कोई नेट हार्म हो रहा। आई होप आपको आज का ये कंसेप्ट क्लियर होगा। हैं सक्सेशन। सक्सेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक पर्टिकुलर स्केल पर मूव करते हैं और स्टेबल कम्युनिटी की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बहुत स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें कोई लिविंग बींग्स नहीं होते, जैसे कोई बंजर ज़मीन है वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, फिर वहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करना है स्पीशीज़ को, तो वो प्राइमरी सक्सेशन होता है। बट सेकेंडरी का मतलब है कि वहाँ पर पहले कुछ लाइफ थी बट उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, आपको उसको रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर करना थोड़ा फास्ट होता है, जबकि पहली बार इंट्रोड्यूस करना थोड़ा मुश्किल होता है। एलोजेनिक एंड ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या होता है? एलोजेनिक एबायोटिक कंपोनेंट्स में होता है और ऑटोजेनिक बायोटिक कंपोनेंट्स में होता है। एलोजेनिक वॉल्केनिक इरप्शन से, मिटियोर से, फ्लड्स से, ड्रॉट से, अर्थक्वैक से या क्लाइमेट चेंज से हो सकता है। अब आता है ऑटोट्रॉपिक एंड हीटोट्रॉपिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो ग्रीन प्लांट्स में होता है, हीटोट्रॉपिक जो ग्रीन प्लांट्स में नहीं होता, ठीक है। आई होप आज का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।